कैसे हैं आप सब। चले बेटा, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आज जो हमारा नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए बेटा, हमने अपना डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया। आपने लेंथेनाइड, एक्टिनाइड एंड ट्रांजिट एलिमेंट्स देखे, हमने उन सबको पढ़ लिया। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड्स का जो आपका चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहाँ से आपके पास बोर्ड में हर बार आपके पास क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके पास। तो देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम कहते हैं उप सह संयोजक यौगिक। देखिए बेटा, मेनली क्या होता है आपको पता है कि हमने जब कक्षा 11 में बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था तो मैं आपको कहता था कि कोवलेंट बॉन्ड आप पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जिसमें कोई यौगिक यानी कोई तत्व कोऑर्डिनेशन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनता है। डायरेक्टली जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है वो जो बॉन्ड कहलाता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। उसको हम एरो के चिन्ह से दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था, उसे हम एरो से डिनोट करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माना कोई ए है और बी है, ए और बी है आपस में विक्रय, इनके पास लोन पेयर और इसने पूरा का पूरा लोन पेयर अपना क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो इसके बीच में जो साइन लगेगा वो ए और ये वाला लगेगा, एरो का साइन लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। तो ये इसी प्रकार से यहाँ भी होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है कि इनसे जो भी धातु आयन परमाणु जुड़ेंगे वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, और उसके बाद वो क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे ट्रांजिट एलिमेंट है, डी ब्लॉक तत्व, जिनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व, धातु यौगिक हमारे क्या है, डी ब्लॉक में सारी की सारी मेटल्स हैं, इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं। तो जो भी हमारे ट्रांजिट एलिमेंट्स हैं यानी डी ब्लॉक तत्व हैं, वो सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। पहली बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक या लगभग सभी डी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि इन डी ब्लॉक ट्रांजिट एलिमेंटों के जो ये हमारे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी हमारे जीवन में होते हैं, चाहे हीमोग्लोबिन हो या क्लोरोफिल हो, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आगे जाके आप देखेंगे मेडिसिन फील्ड में इनका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे इनके उपयोग में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन। आइए बेटा, पहले समझते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किनको कहते हैं। सबसे पहली बात सिंपली आपको समझना है इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं दिक सॉल्ट यानी डबल सॉल्ट। पहले मैं आपको बताऊंगा डबल साल्ट, ये आपके पास आता भी है कि दिक साल्ट क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेशन में दिक साल्ट से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं। डबल साल्ट जिसको हम द्विक साल्ट कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं, ये आपसे पूछा भी जाता है, यहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं, अभी आप देखेंगे क्यों कर रहा हूं। दिक साल्ट क्या होते हैं, पहली बात है कि जो डबल साल्ट है वो क्या है। डबल साल्ट जैसे इसका नाम ही है कि जाहिर सी बात है ये इस प्रकार का यौगिक होगा जिसमें दो प्रकार के सॉल्ट मिले हुए होंगे। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव KCl, एक एग्जाम्पल लेते हैं, डॉट MgCl2 डॉट 6H2। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक डबल सॉल्ट का उदाहरण है। आपको इसके फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, इस यौगिक का जो रासायनिक कॉम्बिनेशन है उससे पता चल रहा है कि देखिए इसमें KCl और MgCl2 दिख रहा है आपको। अगर मैं अलग अलग अंडरलाइन मारूं, इसमें एक लवण आपको पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा लवण आपको मैग्नीशियम क्लोराइड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ने मिलकर, क्रायोलाइट कहते हैं इसे, ये दोनों ने मिलकर के एक साल्ट बनाया। नॉर्मली आप देखिए इसका नाम क्या है, साल्ट है। ये एक क्लोराइड का आयन है, पोटेशियम क्लोराइड है, दूसरा MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। इन दोनों ने मिलकर के एक साल्ट का निर्माण किया। क्योंकि इसमें दो साल्ट हैं इसलिए इसको क्या कहा गया, डबल साल्ट कहा गया। क्या कहा गया, डबल। नंबर में आता है कि आप बताइए निम्नलिखित में से कौन दिक साल्ट है यानी डबल सॉल्ट है, और कौन कोऑर्डिनेशन यौगिक है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, ये भी कह सकते हैं, या जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है ना, इनको हम संकर यौगिक भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स संकर दो या दो से अधिक से मिले होते हैं। अभी आप देखेंगे, पहले आप देखेंगे यहाँ पे डबल साल्ट, ये डबल साल्ट है। अब बात आती है कि इसको डबल साल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या अंतर होगा। अगर हम डबल साल्ट समझ गए तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ जाएंगे। देखिए डबल साल्ट में क्या होता है, माना हमारे पास एक डबल साल्ट है, जब हम इसको पानी में लेते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्ट है, इस सॉल्ट को जब हमने किस में डुबाया, वाटर में डुबाया, पानी में क्या किया, इसको डिजोल्व किया। ये तो मॉलिक्यूल है, इसमें क्रिस्टलन का जल होता है, ये आपको पता ही है। सॉल्ट में हमने इसको मॉलिक्यूल में डिजोल्व किया, तो ये क्या होता है बेटा, ये पोटेशियम धनायन प्लस Mg2 धनायन प्लस 3Cl ऋण आयन एंड प्लस 2
सॉरी प्लस 6H2 जो ये आपका मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल में ये डिसोसिएट हो जाता है। देखिए जब हमने इसको पानी में डुबोया या पानी के साथ इसका विलयन बनाया तो क्या किया इस सॉल्ट ने, इस सॉल्ट के जो आयन हैं वो क्या हो गए हैं, अपने ये सॉल्ट जो था जिन आयनों से मिलकर के बना था उनमें वो वियोजित हो गए, डिसोसिएट हो गए। देखिए आप, पोटेशियम अलग हो गया, मैग्नीज अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, वाटर मॉलिक्यूल तो अलग निकल गया क्योंकि वो क्रिस्टल का जल, ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो गए। तो कहने का मतलब है डबल साल्ट हम किसको कहते हैं, द्विक लवण वे लवण होते हैं जिनका जलीय विलयन में मिलाने पर या जिनका जलीय विलयन बनाने पर वो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। देखिए बेटा ये आयन है इनके, ये आयनों में क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, यानी वियोजित हो गए। क्या हो गए, ये अपने आयनों में वियोजित हो गए, वियोजित हो गए। तो द्विक साल्ट हम किसको कहते हैं, ऐसा साल्ट जो अपने जलीय विलयन में आयनों में वियोजित हो जाता है उसको हम डबल साल्ट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर, द्विक साल्ट सिंपली है। अब आते हैं, पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि डबल साल्ट क्या होता है। तो डबल साल्ट में मैंने आपको बताया, एक तो आप पहचान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक और लें, एक और एग्जाम्पल लें, अगर हम FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज SO4.6H2, अगर आप इसको देखें आपको पता है ये क्या है, ये मोर लवण है आपका, फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको हम कहते हैं, और आप अपने लैब में इसका प्रैक्टिकल करते हैं टाइटेशन, जिसे मोर लवण कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट है। तो देखिए बेटा इसमें ये भी एक द्विक साल्ट है। देखिए आप इसमें FeSO4 एक साल्ट है और अमोनियम सल्फेट दूसरा साल्ट है। अगर मैं यहाँ डॉट लगा दूं तो यहाँ पे देखिए अमोनियम सल्फेट एक साल्ट है और एक आयरन सल्फेट, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक डबल साल्ट बनाते हैं। आप देखिए इसका एक और उदाहरण आपके पास आता है, बच्चों को छांटना पड़ता है कि इसमें से क्या है। ये मोर लवण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका प्रैक्टिकल करते हैं आपको पता है ना बेटा। देखिए FeSO4 ये किस रूप में अपने आयनों में डिसोसिएट होता है। अगर इसको जलीय विलयन में इसको डाल दिया जाए, यानी उसके जलीय विलयन बनाए, तो ये किस किस में टूटता है। देखिए Fe2 धनायन प्लस NH4 2NH4 धनायन प्लस 2NH4 है इसलिए 2, और आप जानते हैं इस पे प्लस होता है, एंड प्लस SO4 एक इधर है एक इधर है, तो कितना हो गया 2SO4, 2 ऋणायन, आप सभी जानते हैं कि -2 होता है, एंड प्लस 6H2। अब देखिए आप इसमें भी आपने क्या देखा कि ये मोर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट जो था ये किसमें टूट गया, अपने आयनों में डिसोसिएट हो गया। और सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा कि जब ये अपने आयनों में टूट जाते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, अपनी पहचान। पहले इनकी क्या पहचान थी, घुलने के बाद इनकी पहचान समाप्त हो जाती है। यानी इनका पहले जिस प्रकार का रंग रहा होगा, घुलने के बाद ये दोबारा से इनका कलर चेंज हो गया होगा, टेस्ट चेंज हो गया होगा, मतलब अपनी आइडेंटिटी ये खो देते हैं। मेन पॉइंट है डबल सॉल्ट डिसोसिएट हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, डिसोसिएट होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, पहचान, ये अपनी पहचान खो देते हैं। ये आपको बहुत जरूरी है जानना, खो देते हैं, देते हैं। पॉइंट इज क्लियर। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 1 तो था ये वियोजित हो जाते हैं अपने आयनों में, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट नंबर है कि ये अपनी पहचान, जाहिर सी बात है ये मोर लवण था, अमोनियम फेरस सल्फेट था, और जब ये आयनों में टूट गया, अलग अलग हो गया, तो जाहिर सी बात है इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो ये इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम डबल साल्ट कहते हैं, जो डिसोसिएट होने के बाद जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। और आयनों में टूटने के बाद दूसरा क्या पॉइंट है, अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं, उनको हम डबल साल्ट कहते हैं। ये पोटास एलम भी इसका उदाहरण है, आपको पता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज एंड 24H2, आपको पता है पोटास फिटकरी। ये पहला उदाहरण मैंने ये दिया आपको, दूसरा उदाहरण ये, और एक और तीसरा उदाहरण आपको लिख देता हूं। K2SO4 पोटास एलम आपको पता है, फिटकरी जिसे हम कहते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइज एंड डॉट 24H2O। अगर ये डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा, देखिए आप पानी में कैसे टूट जाती है। पोटास एलम है, ये हमारी फिटकरी है। ये देखिए 2K धनायन प्लस 2Al3 धनायन, आप जानते हैं एल्युमिनियम पे +3, एंड SO4 कितनी है, प्लस 4SO4, 3A एक इधर है, तो 4SO4 2 माइनस एंड प्लस 24H2O। अब देखिए बेटा आप क्या देख रहे हैं कि ये फेरस सल्फेट था, ये पोटास आलम है, आप जानते हैं पोटास आलम,
जिसे हम फिटकरी कहते हैं। ये फिटकरी है, ये भी देखिए डबल साल्ट का एक उदाहरण है। तीनों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको बता दिए, अक्सर पूछे जाते हैं इन्हीं में से। बच्चे से क्लियर नहीं कर पाते कि क्या होगा डबल सॉल्ट किसे। देखिए इसमें पोटेशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट, दो सॉल्ट मिलकर के क्या बना रहे हैं, पोटास एलम बना रहे हैं। देखिए ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो गया, और जब ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाती है, फिटकरी का इस्तेमाल आप सभी करते हैं, तो क्या होता है ये जिसमें पानी को साफ करने के लिए भी हम फिटकरी यूज करते हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ चली गई पोटास फिटकरी पानी में डिजोल्व करने के बाद अन्य कणों को भी अपने साथ में लेकर के। तो देखिए ये फिटकरी है, और ये आयनों में डिसोसिएट हुई, और डिसोसिएट होने के बाद में इसने अपनी पहचान भी खो दी। ये डबल सॉल्ट है। ये क्या है, डबल सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण मैंने नंबर 1 ये लिखा आपके लिए, नंबर 2 मोर लवण, और नंबर 3 दिस वन पोटास एलम, जिसे हम कहते हैं फिटकरी। ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। डबल सॉल्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आपको कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताता हूं, इससे कंपेयर करते हैं। कंपाउंड यहाँ पे पहले लिखूंगा मैं, उससे आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कहते हैं। देखिए मेरे पास एक कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। देखिए बेटा ये इस प्रकार से, अभी आप जानेंगे कि इसको इस प्रकार से क्यों लिखा गया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इसी टाइप में लिखा जाता है। इसकी टर्मिनोलॉजी को जब मैं डिफाइन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए बेटा ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये डबल साल्ट था, ये कोऑर्डिनेशन। डबल साल्ट इस तरीके से लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस प्रकार से लिखा जाता है। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आप देखेंगे कैसे। अब होता क्या है, हमारे पास ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। नॉर्मली इसका नाम क्या है, अभी आईयूपीएसी नेम पे हम गए नहीं है, बाद में आईयूपीएसी नेम में जब जाएंगे तब इसका आईयूपीएसी नेम चेंज होगा। फिलहाल इसका जो जनरल नेम है वो है पोटेशियम फेरो, एपीफेरो और साइनाइड कहते हैं इसे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। होता क्या है, हमारे पास जब ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड को हम वाटर के साथ में डिसोल्यूट करते हैं, यानी इसका जलीय विलयन बनाते हैं, वाटर में इसको घोलते हैं, तो होता क्या है, ये भी आयनों में टूटता है। लेकिन ये कैसे टूटता है, देखिए पोटेशियम अपने 4 आयन, पोटेशियम इससे अलग हो जाता है, K4 धन आयन अलग हो जाता है, प्लस आप देखिए जो ये Fe है, Fe और Cn का होल 6 जो है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं बंद है, वो नहीं टूटता। देखिए आप केवल इससे पोटेशियम अलग हो जाता है, लेकिन FeCN का होल 6 जो है वो एज इट इज आपके पास यहाँ पे रहता है। अच्छा इसको अगर इसकी बैलेंस आयन के रूप में तोड़ना है तो थोड़ा जगह कम है, मैं यहाँ पे नीचे की तरफ इसको लिख देता हूँ। 4K धनायन में टूटता है, प्लस ये किस में टूटता है आपका, देखिए FeCN का होल 6, और क्योंकि ये 4 धनायन थे इस पे, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4 माइनस, आयन में टूटेगा ना, एक धन होगा एक ऋण होगा, जैसे हम इसमें तोड़ रहे थे ना। तो इस प्रकार से जैसे ये 1 and 2 3 and 3Cl निगेटिव था, इसलिए बैलेंस होता है, आप सभी जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड था, जब इसे डिसोसिएट किया गया तो ये पोटेशियम धनायन प्लस फेरोसाइनाइड का हिस्सा जो अलग दूसरा हिस्सा था ब्रैकेट के अंदर, उसमें अलग हो गया। अब देखिए ये टूटा तो सही, आयन में गया तो सही, इससे पोटेशियम अलग हो गया, लेकिन इसमें मुख्य बात क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जब इनको जलीय विलयन में घोला जाता है, आयन तो इसमें आयनों में तो ये टूटा, लेकिन किस रूप में, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोलते। सबसे बड़ी पहचान क्या है इनकी, कि देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स था, ये तो बाहर में इस पे आयन जुड़ा हुआ है, ये बैलेंसी को, इसको बैलेंस करने के लिए जोड़े जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि ये क्यों जोड़ा गया, ये बैलेंस करने के लिए, इसके आयनों को बैलेंस करने के लिए इनको जोड़ा जाता है। ये धन भी हो सकते हैं, ये ऋण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन है आपके पास, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यही बनाता है आपका कॉम्प्लेक्स। जो सेंटर मेटल आयन होता है उससे ये लिगेंड जब जुड़े होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जैसा था ये वैसे ही यहाँ आया, ये डिसोसिएट नहीं हुआ। देखिए ना ये आयरन में टूटा ना सीएन में टूटा, ये एज इट इज है, एज इट इज है। जब ये यहाँ जैसा है वैसे ही यहाँ भी है, तो जाहिर सी बात है इसने इसकी आइडेंटिटी लूज होगी नहीं। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, ये अपनी पहचान नहीं खोते, पहचान नहीं खोते, जलीय विलयन में नहीं खोते। बस यही आपको एक अंतर को समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जब उनका जलीय विलयन बनाया जाता है आयनों में, उनके आयन जब जलीय विलयन में घुलते हैं तो वो अपनी पहचान नहीं खोते हैं। डबल सॉल्ट में क्या था, आइडेंटिटी लूज हो जाती है, इसमें आइडेंटिटी रिमेन रहती है, ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर जाते हैं, यानी नहीं खोते हैं, यानी अपनी पहचान बनाए रहते हैं। इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। अब देखिए अगर मैं इसकी परिभाषा बनाऊं, ये तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो खोते हैं ये नहीं खोते हैं। लेकिन अगर हम माने तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु
या आयन, ये जो है हमारे पास केंद्रीय धातु, इसे सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। टर्मिनोलॉजी को मैं क्लियर कराऊंगा, थोड़ा मैं आप डेफिनेशन के साथ में आपको बता रहा हूं। केंद्रीय, जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से कोई अन्य परमाणु का समूह, कोई अन्य परमाणु या अणु का समूह जो ऋणायनिक हो या उदासीन हो, ऋणायनिक हो या उदासीन हो, जुड़ता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। फिर से कह रहा हूं कि इसको छोड़ दीजिए, ये बैलेंसी को बैलेंस करने के लिए आते हैं, ठीक है। इनका नाम जैसे पोटेशियम फेरोसाइन। मेन क्या है हमारा, सेंटर मेटल आयन, केंद्रीय धातु, धातु डी ब्लॉक का है हमारे पास क्या, एफ। देखिए आयरन है, जो धातु है उस धातु से क्या जुड़ा, केंद्रीय धातु परमाणु से। जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से कोई अन्य परमाणु या अणु का समूह, परमाणु या परमाणु का समूह, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, परमाणु का समूह जो कि ऋणायनिक होता है या उदासीन होता है। अभी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ऋणायनिक लिगेंड या उदासीन, ऋणायनिक या उदासीन होता है, जिन्हें हम लिगेंड कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड। ये केंद्रीय धातु परमाणु ये लिगेंड है जो इससे जुड़ा है, जो ऋणायनिक या उदासीन परमाणु होगा, परमाणु का समूह जुड़ा होता है। इस प्रकार के यौगिकों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन है कि सेंटर मेटल आयन से जब कोई परमाणु का समूह, जिनको हम लिगेंड कहते हैं, अभी मैं आपको लिगेंड पढ़ाऊंगा, तो वो जो कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। ये है आपके पास डिफरेंस बिटवीन द डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है।